एक महिला ज़ोंबियों के बीच फंस जाती है। ज़ोंबी ने उसकी पिस्तौल झटक कर फेंक दी। जैसे ही वह ज़ोंबी के हाथों नीचे पार्किंग में खिंचती जा रही थी, पीले बालों वाला लड़का हुआंग माओ अब और न देख सका। उसने खिड़की से चिल्लाकर ज़ोंबी का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि महिला पुलिसकर्मी को जीवन का एक और मौका मिल सके, लेकिन यह सब व्यर्थ था। अंततः महिला पुलिसकर्मी को खींच ले जाया गया। तभी अचानक उसके दरवाजे पर आवाज आई। हाथ में बल्ला लेकर वह डरते डरते जांच करने गया, लेकिन जैसे ही उसने साफ देखा, वह घबरा गया। एक मोटा ज़ोंबी उसके घर में घुस आया था। हुआंग माओ ने पूरी ताकत से बचाव की कोशिश की। घबराहट में वह खिड़की की ओर भागा और रेलिंग फांद गया। हालांकि यहाँ से कूदना निश्चित मौत थी, लेकिन यह ज़ोंबी के हाथों जिंदा खाए जाने से बेहतर था। उसने गंदा दांव लगाया। ज़ोंबी को चूर चूर होता देख वह खुशी से झूम उठा। वापस कमरे में चढ़ने के बाद उसने जल्दी से दरवाजा मजबूत किया और खिड़कियां भी बंद कर दी। इस तरह उसने खुद को पूरी तरह घर में कैद कर लिया और बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ लिए। दिन ऐसे ही बीतते गए। हुआंग माओ ने आखिरी नूडल्स का कप भी खत्म कर दिया। और भी निराशाजनक बात यह थी कि पूरी बिल्डिंग में पानी भी बंद हो गया था। भ्रम में उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसके माता पिता यात्रा से लौट आए हैं। वह अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर परिवार की गर्माहट महसूस करता है, लेकिन नीचे से ज़ोंबी की चीखें उसे फिर से वास्तविकता में खींच लाती है। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज की आवाज आई। उसे अपने पिता का वॉइस मैसेज मिला था, यानी उसके माता पिता अभी भी जिंदा थे। हुआंग माओ खुशी से रो पड़ा। रेलिंग फांदी और सेल्फी स्टिक से अपना फोन बाहर ऊपर किया। तभी थोड़ा सा सिग्नल मिला, लेकिन वॉइस मैसेज सुनकर वह फिर से बिल्कुल निराश हो गया। ईयरफोन में उसके माता पिता की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। वह लगभग पागल हो गया। उसने गुस्से में चीजें पटकनी शुरू कर दी। उसने तय किया कि वह इन ज़ोंबी से हिसाब चुकता करेगा। उसने दरवाजा खोला और एक ज़ोंबी के सिर पर बल्ले से जोरदार वार किया। वह जानबूझकर गलियारे में शोर मचाने लगा ताकि सारे ज़ोंबी उसकी तरफ आ जाएं। मोड़ पर उसने एक ज़ोंबी को खाना खाते देखा। ये वही था जो पहले दिन उसके घर में घुसा था। जैसे ही वो ज़ोंबी उसकी तरफ रेंगा, हुआंग माओ ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। अचानक दाईं तरफ से हलचल हुई। ज़ोंबियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ा। वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन दूसरी तरफ भी ज़ोंबियों का ढेर था। जैसे ही ज़ोंबी पास आए, लिफ्ट का दरवाजा खुला और ज़ोंबियों की बाढ़ सी आ गई। सौभाग्य से वह सामान के ढेर में छिप गया और बच निकला। ज़ोंबियों के जाने के बाद वह जल्दी से घर की ओर चल दिया। तभी फिर से उसके पीछे आवाज आई। वह दीवार के पीछे छिप गया। अच्छा हुआ कि वह एक अंधा ज़ोंबी था और उसने उसे नहीं देखा। हुआंग माओ मौका पाकर अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। बिजली भी चली गई और यही उसके धैर्य पर पड़ी आखिरी चोट थी। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया ताकि कम से कम एक इंसान के रूप में मर सके। लेकिन जैसे ही उसने स्टूल को लात मारी, उसके चेहरे पर एक लाल बिंदी दिखी। वह सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। अचानक वह मरना नहीं चाहता था और किस्मत से रस्सी कमजोर निकली, जिससे उसने अपनी जान बचा ली। पता चला कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खूबसूरत लड़की रहती थी। माओ खुशी से पागल हो गया। लड़की ने इशारों से उससे कल 7 बजे फिर से संपर्क करने का वादा किया। उस लड़की की स्थिति भी हुआंग माओ जैसी ही थी। वायरस फैलने पर वह अकेले घर पर थी। जीवित रहने के मामले में वह अनुभवी थी। अगले दिन हुआंग माओ अचानक बुरे सपने से जागा। जब उसने फोन देखा, 11 बज चुके थे। उसने जल्दी से खिड़की खोलकर देखा, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था। वह निराश होकर रेलिंग पर गिर गया। लड़की हर समय दूरबीन से बाहर नजर रख रही थी। तभी उसने अपनी खिड़की खोली। फिर उसने फोन पर उसे अपना नाम बताया और लड़की ने अपने टैबलेट पर लिखा कि उसका नाम यू बिंग है। तभी दरवाजे पर आवाज आई। एक ज़ोंबी अंदर घुस गया था और ट्रैप में फंस गया था। यू बिंग ने डर पर काबू पाते हुए उस ज़ोंबी को मार डाला। रात को अचानक तेज बारिश हुई। हुआंग माओ ने जल्दी से बर्तन लेकर पानी भरा, जिससे उनकी पानी की समस्या हल हो गई। इस तरह एक और दिन बीत गया। अगले दिन खाना खत्म होने के कारण हुआंग माओ की हालत खराब होने लगी। केवल पानी पीने से भूख नहीं मिटती थी। ये सब यू बिंग ने देखा। यू बिंग ने उसकी स्थिति समझ ली और उसे नजरअंदाज नहीं किया। उसने एक बेसबॉल को रस्सी से बांधा
बेसबॉल फेंकते ही नीचे गिर गया। सौभाग्य से हुआंग माओ ड्रोन उड़ाने का शौकीन था। उसने आसानी से ड्रोन से उड़ान भरी और यू बिंग के घर पहुंच गया। एक पल में यू बिंग को लगा कि ये लड़का काफी काबिल है। हुआंग माओ ने ड्रोन वापस लिया, लेकिन उसकी बैटरी लगभग खत्म थी। जैसे ही उन्होंने रस्सी को जोड़ा, यू बिंग ने अपना खाना रस्सी के जरिए उसके पास भेज दिया। इतने दिनों की भूख के बाद वह पेट भर खा सकेगा। उसने खिड़की से यू बिंग को धन्यवाद किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यू बिंग ने नीचे देखा तो पाया कि शुरू में गिराई गई रस्सी उठाना वह भूल गई थी। एक जोबी फायर फाइटर बन चुका था। जैसे ही जोबी ने रस्सी जोर से खींची, दूसरी तरफ बंधी हुई मेज खिसक गई और यू बिंग उससे टकराकर बेहोश हो गई। और जोबी अपने जीवन के कौशल का उपयोग करते हुए रस्सी पर चढ़ने लगा। अगर यू बिंग समय पर न उठी तो वह जोबी का शिकार बन जाएगी। हुआंग माओ जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी खाली शराब की बोतलें देखी। जोबी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। हुआंग माओ ने बोतलें जमीन पर पटक कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। जोबी ने उसकी चाल में नहीं आया। तब हुआंग माओ ने ड्रोन का चश्मा पहनकर उसे जोबी की तरफ उड़ाया। जोबी ने चढ़ना रोक दिया, लेकिन कुछ ही देर में जोबी ने ड्रोन को नीचे गिरा दिया। जैसे ही जोबी यू बिंग की मंजिल पर चढ़ गया, यू बिंग समय पर उठी और उसने कुल्हाड़ी से जोबी का हाथ काट दिया। अंततः जोबी नीचे गिरकर मर गया। यू बिंग ने अपनी कमीज उठाकर पेट पर लगे घाव को देखा। यहाँ तक कि यू बिंग की मदद से भी उनके पास खाना ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। जीवित रहने के लिए बाहर जाकर खाना ढूंढना ही पड़ता था। शाम को हुआंग माओ ने कोई जोबी न देखकर वह बाहर निकल गया। उसने मोड़ पर 2 लाशें देखी, जी घृणा से भरा, फिर भी उनसे चाबियां निकाली। उसी समय एक जोबी दरवाजे के सामने से गुजरा। जोबी के जाने के बाद उसने धीरे से पड़ोसी का दरवाजा खोला। अंदर जाकर उसे कोई जोबी नहीं मिला, लेकिन बिस्तर पर एक लाश पड़ी थी। उसने जूता उठाकर लाश पर फेंका। कोई हरकत न देखकर चैन की सांस ली और खाना तलाशने लगा। उसने फ्रिज खोला तो एक बदबूदार गंध आई। सौभाग्य से अंदर कुछ सीलबंद कैन और ड्रिंक्स थे। फिर उसने हिम्मत करके उस कमरे में कदम रखा जहां लाश थी। उसने वहां से ईयरफोन चुराए। अलमारी पर बहुत सारे कैन पड़े थे। देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने उत्साह में एक जैकेट भी पहन ली। तभी उसे एक वॉकी टॉकी मिला। अब वह यू बिंग से बात कर सकता था। उसकी उत्सुकता बढ़ी। उसने सोचा कि बिस्तर पर पड़ी लाश कैसी होगी। अचानक उसके पीछे एक ज़ोंबी आया और उसे काटने लगा। सौभाग्य से उसने तुरंत लाश को अपने ऊपर बीच में कर दिया, फिर तेजी से उठकर बाहर भागा। ज़ोंबी ने उसका पीछा किया, लेकिन हुआंग माओ ने चतुराई से दरवाजे पर लगी चेन तोड़ दी और ज़ोंबी को छटाकर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने स्वाद से चॉकलेट खाई। पेट भरने के बाद बचा खाना और वॉकी टॉकी एक बैग में रखकर यू बिंग के लिए भेज दिया। अगले दिन वॉकी टॉकी से आवाज आने पर वह जाग गया। यू बिंग की मीठी आवाज थी। हुआंग माओ बेहद खुश हुआ। वे खाते समय बात करते, सोते समय भी वॉकी टॉकी बंद नहीं करते। लेकिन उसी दिन ज़ोंबियों का झुंड बेकाबू हो गया। वे सब बिल्डिंग में घुस आए। कोई न जाने किस वजह से सब बेहद आक्रामक हो गए थे। हुआंग माओ और यू बिंग फर्श पर लेटे रहे। उनके दरवाजे के सामने से लगातार ज़ोंबी गुजरते जा रहे थे। डरी हुई यू बिंग ने अपनी कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पास के रैक से टकरा गया। दूर गए हुए ज़ोंबी वापस आवाज की तलाश में मुड़े। तभी हुआंग माओ ने उसके घर का नंबर पूछा। अगले ही पल पड़ोसी के घर से लैंडलाइन फोन की घंटी बजी और सारे ज़ोंबी वहां दौड़ पड़े। बचकर यू बिंग फर्श पर ढेर हो गए। वे दोनों जान गए थे कि उनके घर अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना ज़ोंबी वाली मंजिल पर मिलने का फैसला किया। जल्दी से उन्होंने अपना सामान पैक किया। यू बिंग ने रस्सी अपनी कमर से बांध ली। हुआंग माओ के घर जाने के लिए उसे नीचे ज़ोंबियों के झुंड के बीच से गुजरना पड़ता था। यू बिंग मेज पर चढ़कर शान से नीचे कूद गई। ज़ोंबियों के झुंड के बीच वह बेहतरीन ढंग से उनसे निपट रही थी। यह देखकर हुआंग माओ दंग रह गया, पर इतने सारे ज़ोंबी थे कि उसके लिए उनके घेरे से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह थककर देर सबेर वह ज़ोंबी का शिकार बन जाती। जल्द ही एक ज़ोंबी ने उसे पटक दिया। उसने तुरंत पलटकर कुल्हाड़ी से 2 ज़ोंबियों के सिर उड़ा दिए, फिर उठकर जमीन से पिस्तौल उठा ली। तभी एक और ज़ोंबी ने उसे फिर से गिरा दिया। जैसे ही लगा कि वह मारी जाएगी, अचानक उस ज़ोंबी का सिर एक बल्ले से फोड़ दिया गया। यह हुआंग माओ था जो उसकी मदद करने आ गया था। अब वे दोनों मिलकर लड़ने लगे। जैसे जैसे ज़ोंबी और बढ़ते गए,
हुआंग माओ यू बिंग को लेकर अपार्टमेंट की तरफ भागा। उन्होंने जल्दी से शीशे का दरवाजा बंद किया, लेकिन वह शीशा ज्यादा देर नहीं टिका। ज़ोंबियों के अंदर घुसने से पहले ही वे लिफ्ट बंद कर पाए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, दोनों ने कहीं कोई ज़ोंबी नहीं देखा, लेकिन इस मंजिल के सारे दरवाजे बंद थे, कोई भी दरवाजा नहीं खुला। तभी गलियारे में अचानक ज़ोंबी की चीख सुनाई दी। पता नहीं कब एक ज़ोंबी ऊपर आ गया और उसने दोनों को देख लिया। हालांकि इससे उन्हें ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन फिर पीछे से ज़ोंबियों का एक बड़ा झुंड आ गया और वे मुसीबत में फंस गए। यू बिंग ने तुरंत दूसरे दरवाजे खोलने की कोशिश की ताकि दोनों को जीवन का एक मौका मिल सके। अंदर से दरवाजा खुला और अंदर वाले ने यू बिंग को खींचकर अंदर ले लिया। इस समय जुन्यू अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। तभी उसके पास एक स्मोक ग्रेनेड आकर गिरा। एक नकाबपोश आदमी ने आकर जुन्यू को जल्दी आने के लिए कहा। जुन्यू ने ज़ोंबी का चंगुल छुड़ाया और उस आदमी की मदद से घर के अंदर छिपने में कामयाब हो गया। इस नकाबपोश आदमी ने अपनी टोपी और मास्क उतारा। यू बिंग उस अजीब आदमी से पूरी तरह सावधान थी। भले ही उस अजीब ने उनकी जान बचाई हो और उन्हें पानी दिया हो, फिर भी यू बिंग सतर्क रही। लेकिन जब यू बिंग ने देखा कि अजीब खुद भी पानी पी रहा है, तभी उसने उसकी मदद स्वीकार की। फिर उस अजीब ने जो खाना दिया उसे उन्होंने बिना झिझक खा लिया। अजीब ने उन्हें निश्चिंत होकर खाने को कहा। यू बिंग ने शेल्फ पर रखी फैमिली फोटो देखी और उत्सुकता से अजीब से पूछा कि उसके बच्चे कहाँ हैं। अजीब ने गंभीर होकर कहा, नहीं, आज 2 लोग आए हैं। अचानक यू बिंग को चक्कर आने लगा और कुछ ही देर में दोनों बेहोश हो गए। दरअसल अजीब ने खाने में नशीली दवा मिला दी थी। ये अजीब सचमुच अच्छा नहीं था। पहले उसने जुन्यू के हाथ बांधे, फिर यू बिंग को कमरे में खींच कर ले गया। फिर अजीब कमरे से बाहर आया, दरवाजा बंद किया और पलटकर पास में बंधी रस्सी खोली और रस्सी के दूसरे छोर पर एक ज़ोंबी बनी हुई औरत बंधी थी। ये उस अजीब की पत्नी थी। दरअसल जब उसकी पत्नी ज़ोंबी बन गई तो वह उसे मार नहीं सका, इसलिए वह बचे हुए लोगों को बहला फुसलाकर अंदर बुलाता था ताकि उन्हें उसकी पत्नी का खाना बना सके। अजीब को हैरानी हुई। उसने दरवाजा खोला कि देखे क्या हुआ है और ज़ोंबी ने उसकी गर्दन काटी। दरअसल यू बिंग ने तकिए से ज़ोंबी का मुंह दबा दिया था, इसलिए वह बच गई थी। अपनी प्यारी पत्नी से प्रेम करते हुए उसने उसे अपने को खाते रहने दिया। पास खड़ी यू बिंग ये नहीं देख सकी और उसने बंदूक उठाकर दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन बंदूक की आवाज ने ज़ोंबियों को सतर्क कर दिया। जुन्यू और यू बिंग एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को शायद अपने अंत का आभास हो गया था। ज़ोंबी बनने के डर से यू बिंग ने बंदूक जुन्यू को देकर कहा कि वह उसे गोली मार दे। जुन्यू से ये कैसे हो पाता? जब दोनों में तनातनी चल रही थी, तभी जुन्यू ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। वह सरकारी राहत दल था। उन्हें फिर से उम्मीद दिखी और उन्होंने छत पर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां से राहत दल को देखना सबसे आसान था। लेकिन ज़ोंबी बहुत तेज थे, जल्द ही उनके पीछे आ लगे। जुन्यू ने यू बिंग से कहा कि वह पहले ऊपर जाकर राहत दल को बुलाए, वह पीछे रुककर उन्हें रोकेगा। लेकिन जब यू बिंग छत पर पहुंची तो वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। जुन्यू भी वहां आ पहुंचा। खाली आसमान की तरफ देखकर दोनों पूरी तरह टूट गए। उन्होंने आवाज लगाई, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, हम अभी भी जिंदा हैं। अगले ही पल ज़ोंबी ऊपर आ गए और दोनों को कगार पर ले आए। लगातार आते ज़ोंबियों के सामने बची हुई गोलियां बेहद कम थी। आखिरी गोली खत्म होते ही उनकी जिंदगी की घड़ियां गिनने लगी। लेकिन तभी पीछे से रोटर की आवाज सुनाई दी। वही उनका इंतजार कर रहा राहत दल था। तेज गोलीबारी ने ज़ोंबियों को सफलतापूर्वक दबा दिया और अंततः दोनों बच गए, सच में जिंदा रहे। कुछ देर बाद संचार बहाल हुआ तो जुन्यू ने अपने फोन पर मिस्ड कॉल की सूचना देखी और उसके चेहरे पर खुशी के